हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्नोट साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कार्नोट साइकिल समझने से पहले एक चीज़ हम समझ लें कि कोई भी इंजन किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपके पास में कोई एक सिलेंडर है और उसमें ये पिस्टन है और ये पिस्टन मेरे कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक से होते हुए मेरे इसका ये सर्कुलर मूवमेंट देगा। क्रैंक शाफ्ट को घुमा के इसका सर्कुलर मूवमेंट देगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो मेरा पिस्टन है इसका जो टू एंड फ्रो मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, इसको मुझे रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है। ये मेरा पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये मेरा क्रैंक हो गया और ये क्रैंक शाफ्ट हो गई। तो क्रैंक शाफ्ट का मेरा रोटरी मोशन हो जाएगा और इस तरीके से मैं पावर अपने व्हील पे दे सकता हूँ और मेरा व्हीकल मूव कर जाएगा। तो अब ये जो मूवमेंट ऑफ पिस्टन होगा, इसको यदि मेरे को किसी तरीके से कराना है तो इसके लिए मुझे कुछ साइकिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1824 में एक फ्रेंच इंजीनियर जिनका नाम था निकोलस सैडी कार्नोट, उन्होंने एक साइकिल प्रपोज करी जिसका नाम दिया गया कार्नोट साइकिल। और इस कार्नोट साइकिल में, क्योंकि ये एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बेसिकली जो मेरी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स होती हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, उसमें हम परफेक्ट गैस यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ, परफेक्ट गैस हम यूज़ करते हैं और जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस परफेक्ट गैस की हम इक्विवेलेंट कर देते हैं एयर के। तो ये हमारी एयर स्टैंडर्ड साइकिल होती है। तो ये जो कार्नोट साइकिल है ये भी आपकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। तो इन्होंने ये जो साइकिल बताई है, ये दैट इज द हाइपोथेटिकल साइकिल। हाइपोथेटिकल, दिस इज हाइपोथेटिकल साइकिल। अब इसके में हम देखें कि इसमें ये जो साइकिल है इसको इस तरीके से समझा जाए। मान लीजिए ये हमारा, लेटस से यहाँ पर हम पीवी डायग्राम बना देते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो कर्व है वो बना देते हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ देखें हम, लेटस से यहाँ पर ये मेरा सिलेंडर है और जिसमें ये मेरा पिस्टन है, इसका यहाँ पर ये फर्स्ट जो स्टेट है वो ये है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेट। तो यहाँ पर जो भी वर्किंग फ्लूइड है दैट इज द परफेक्ट गैस, और यहाँ से ये इसका हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जैसे वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम है और ये इसका यहाँ पर ये दिस इज प्रेशर। यहाँ पर अपन प्रेशर पढ़ लेंगे और यहाँ पर अपन वॉल्यूम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जब 1 पॉइंट होगा वहाँ पर हम एक आइसोथर्मल हीट एडिशन करेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन करेंगे सेकंड पॉइंट पे लाने के लिए। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने हीट दी तो इसका वॉल्यूम बढ़ा, तो ये पिस्टन का मूवमेंट थोड़ा आगे बढ़ गया, इस 2 पॉइंट पर आ गया यहाँ। इसके बाद में जो दूसरी वाली आपकी जो प्रोसेस है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो 1 से 2 हो गई आपकी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट एडिशन। 1 से 2 आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें हीट एडिशन हुआ है। 2 से लेकर 3 अगेन यहाँ पर आपका एक्सपांशन फिर से हुआ है। ये देखिए 1 से लेकर 2 आपका हीट एडिशन हुआ और यहाँ पर एक्सपांशन हुआ। तो ये क्या है आपका एक्सपांशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है। 2 से 3 के केस में क्या है, ये आपका एडियाबेटिक एक्सपांशन। 2 से 3 इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो 1 से लेकर 2 जब पिस्टन का मूवमेंट यहाँ तक आएगा तो ये 2 पॉइंट, फिर इसके बाद में और बाहर जाएगा तो ये 3 पे आ जाएगा। यहाँ पर ये आपका पिस्टन का मूवमेंट यहाँ हो रहा है, मतलब ये यहाँ की जो वर्किंग फ्लूइड है दैट इज द परफेक्ट गैस, उसका एक्सपांशन हो रहा है।
तो यहाँ से आपका 1 से लेकर 2 हुआ आइसोथर्मल हीट एडिशन, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आइसोथर्मल हीट एडिशन Q सप्लाइड। तो 1 से लेकर 2 अपन लिख सकते हैं हीट सप्लाइड, दैट इज Q 1 से लेकर 2, ये हीट हमने यहाँ पर सप्लाई किया है। इसके बाद में 3 से लेकर 4 पिस्टन का मूवमेंट अगेन इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड विल बी आपका जो है थर्ड प्रोसेस है दैट इज 3 to 4, 3 से लेकर आपकी 4, 3 से लेकर 4। यहाँ पर क्या होगा आपका 3 से लेकर 4 इज योर 3 से लेकर 4 है आपका आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। 3 से लेकर 4 अपन लिखेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। तो 3 से लेकर 4 में आपकी ये जो इस सिस्टम से आपकी हीट बाहर हो जाएगी, दैट इज Q3-4, दैट इज Q3-4। मतलब यहाँ पर आपका पिस्टन इस पॉइंट पे आ जाएगा जब यहाँ पर आएगा, और प्रेशर का वेरिएशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रेशर पढ़ सकते हैं कितना है। और 4 से लेकर 1 अगेन आपका 4 से लेकर 1 आप जाएंगे, तो 3 से लेकर 4 हुआ पहले और फिर 4 से लेकर 1, और 4 से लेकर 1 जो है दैट इज योर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो यहां पर ये भी है आपका कंप्रेशन। 3 से लेकर 4 भी कंप्रेशन है और 4 से लेकर 1, क्योंकि देखिए वॉल्यूम यहां पर घटा है। तो ये है बेसिकली आपकी कार्नोट साइकिल। तो इसमें क्या हुआ है आपका 1 से लेकर 2 हीट एडिशन हुआ है, 2 से लेकर 3 यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें हीट एडिशन कुछ भी नहीं हुआ है, और आपकी 3 से लेकर 4 अगेन कंप्रेशन हुआ है जिसमें हीट रिजेक्ट हुई है इस सिस्टम से, और फिर 4 से लेकर 1 आपका अगेन एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक मतलब अगेन हीट ट्रांसफर नहीं है। तो यहाँ पर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और 2 आपकी एडियाबेटिक है। 1 से लेकर 2 आइसोथर्मल है जिसमें हीट एडिशन हुआ है, 3 से लेकर 4 हीट रिजेक्ट हुआ है जो कि आइसोथर्मल है, 2 से लेकर 3 आपकी एडियाबेटिक है जिसमें कोई हीट एडिशन नहीं हुआ है लेकिन एक्सपांशन हुआ है, 4 से लेकर 1 कंप्रेशन हुआ है लेकिन वो एडियाबेटिक है जिसमें हीट एडिशन वगैरह हीट ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इन 4 प्रोसेस के द्वारा कार्नोट साइकिल बनती है। इस साइकिल को बनाने के लिए हम ये बोल सकते हैं, ये जो आपका सिलेंडर है इसको हमने यहां पर सब तरफ से इंसुलेट कर दिया। दिस इज योर इंसुलेशन। वॉल्स पे सिलेंडर की वॉल्स को अपन ने यहां पर इंसुलेट किया है, इंसुलेशन। और साथ साथ में ये जो पिस्टन का मूवमेंट है दैट इज फ्रिक्शन लेस, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। फिर यहां पर ये जो सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर का हेड है। इसमें क्या होगा जब आपको हीट ऐड करना है तो यहां पर 2 आपके, एक तो आपका हाई टेम्परेचर का रिजर्वायर रहेगा, दैट इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर T1। दिस इज योर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जब आपको हीट यहां पर ऐड करनी है। और साथ ही साथ में हेड से ही आपको यहां पर आपको हीट T2 टेम्परेचर पे, ये जो लोअर टेम्परेचर है 3 से लेकर 4 के समय टेम्परेचर T2 है, यहां पर होगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसमें अब ये आपका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड दिस इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो 1 से लेकर 2 में आपकी ये हीट ट्रांसफर यहां पर होगी, यहां से यहां, और 3 से लेकर 4 में आपकी हीट रिजेक्ट होगी इस वाले लो टेम्परेचर पे। लेकिन 2 से 3 और 4 से लेकर 1 के लिए यहां पर एक एडियाबेटिक कवर भी रहेगा, यहां पर आपका एक एडियाबेटिक कवर भी रहेगा। तो ये आपका क्या है, दिस इज योर डायाथर्मिक कवर एंड दिस इज योर एडियाबेटिक कवर। तो जब आप हीट ट्रांसफर करोगे तो वो डायाथर्मिक कवर से होगा, सोर्स से आपका हीट इधर जाएगा, और जब हीट रिजेक्ट करोगे 3 से लेकर 4 तो आपका यहां पर हीट रिजेक्ट होगा T2 टेम्परेचर की तरफ में, और जब आपकी 2 से लेकर 3 और 4 से लेकर 1 होगी तो आपका ये वाला कवर हम यूज करेंगे जो कि एडियाबेटिक कवर है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये आपकी साइकिल यहां पर कंप्लीट होती है। अब इसकी जो एफिशिएंसी है उसका हम फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं।
तो हमारे पास में, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली बना दूं, तो यहाँ पर ये आपके पास में पीवी डायग्राम हो गया, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4 और 4 से लेकर 1, 1 2 3 4, 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से लेकर 4 और 4 से लेकर 1। हीट एडिशन हो रहा है आपका यहाँ पर Q12 और हीट रिजेक्ट हो रहा है आपका Q3 से लेकर 4 यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन जो चारों स्टेट्स हैं उसको अपन यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं क्लियरली। 1 से लेकर 2 में आप देखिए कि यहाँ पर हमने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस, तो पहली स्टेट का नाम जो है स्टेट 1। स्टेट 1 जो है उसमें जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है स्टेट्स हैं वो अपन लेंगे P1 V1, P1 V1 एंड T1। स्टेट 2 यहाँ पर प्रेशर अलग होगा P2, वॉल्यूम होगा V2 और टेम्परेचर क्या रहेगा, अगेन T1 रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। स्टेट 3 की बात करें यदि हम, तो यहाँ पर होगा प्रेशर P3, वॉल्यूम होगा V3 और टेम्परेचर ये अपन लेंगे T2, सेकंड टेम्परेचर। ये T1 टेम्परेचर है 1 से लेकर 2 और 3 से लेकर 4 है आपका T2, इसको अपन लेंगे नाम T2। स्टेट 4 पे जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसको अपन बोलेंगे P4, V4 और टेम्परेचर T2। ये आपकी चारों इसकी स्टेट्स हो गई। अब यहां पर हम एक चीज देखें, जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था यानी जूल्स एक्सपेरिमेंट, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में दे रखा है और जिसको मैं नीचे आपके पिन कमेंट में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दोनों में ही दे दूंगा। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि इन अ साइकिल सिग्मा Q इक्वल टू सिग्मा W। ये जो साइकिल है इसमें जो टोटल हीट ट्रांसफर्स हो रहे हैं और वो वर्क ट्रांसफर के बराबर हो जाएंगे, यानी दिस इज इक्वल टू W नेट। किसके लिए है ये, साइकिल की बात हो रही है, दिस इज फॉर अ साइकिल, ये मेरा W नेट हो जाएगा। तो किसी भी सिस्टम की, किसी भी साइकिल की यदि मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो मेरे पास में फॉर्मूला होना चाहिए एफिशिएंसी इक्वल टू जो भी मुझे नेट वर्क डन मिल रहा है डिवाइडेड बाय जो भी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, दिस विल बी माय एफिशिएंसी। अब अपन यहां पर देख लें सारे वर्क डन क्या क्या आ रहे हैं। जो अपने वर्क डन है उसको अपन थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। जितने भी आपके यहाँ पर हीट ट्रांसफर आ रहे हैं उसको अपन देख लेते हैं। आपके देखिए यहाँ से 1 से लेकर 2 में एक हीट ट्रांसफर है और 3 से लेकर 4 में आपके हीट ट्रांसफर है। 2 से 3 तो आपकी एडियाबेटिक है, 4 से लेकर 1 भी एडियाबेटिक है, तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर यदि 1 और 2 स्टेट के लिए अपन बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 स्टेट यानी 1 से लेकर 2 की प्रोसेस की यदि अपन बात करें तो अपन लिख सकते हैं कि वहां पर जो वर्क डन है दैट इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस विल बी P1 V1 log V2 by V1, log V2 by V1, log V2 by V1। अब आपको पता है परफेक्ट गैस इक्वेशन में अपन लिखते हैं PV इक्वल्स टू MRT। तो यदि अपन P1 V1 की बात करें तो P1 V1 इक्वल्स टू MRT1 लिख सकते हैं। तो अपन ये P1 V1 की जगह MRT1 यहाँ पर लिख देते हैं। तो अपने पास में यहाँ पर आ जाएगा दिस विल बी योर MRT1 log V2 by V1, this is your natural log ln। आपको पता है किसी भी प्रोसेस के अंदर में हमको फॉर्मूला मिलता है Q12 इक्वल्स टू W12 प्लस डेल्टा U, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और आपको पता है W12 ये इसके बराबर है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं P1 V1 log V2 by V1, क्योंकि आपका W12 किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अपन ने क्या किया, P1 V1 नेचुरल log V2 by V1 प्लस, और जो डेल्टा U है दैट इज योर इंटरनल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है MCV डेल्टा T, MCV डेल्टा T। कौन सा वाला टेम्परेचर, ये T2 कंडीशन के लिए और 1 कंडीशन के लिए, क्योंकि अपन 1-2 की बात कर रहे हैं। आपको पता है 1 से लेकर 2 टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी डेल्टा T विल बी 0, तो ये वाली पूरा का पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास में क्या आ गया, Q12 इक्वल्स टू P1 V1 log V2 by
V1, log V2 बाय V1। इस वाली इक्वेशन को अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, एफिशिएंसी वाली को। इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब अपन आगे बढ़े। यहाँ पर जो हमारे पास में W, जो आपके पास हमारे पास में ये वाली प्रोसेस है, दैट इज 3 से लेकर 4 में अपना दूसरा हीट ट्रांसफर हो रहा है। ये सब अपन डिराइव कर रहे हैं एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला। तो अपने पास में यहाँ पर अपन देखें इस वाले के लिए, क्योंकि ये भी आइसोथर्मल है 3 से लेकर 4, तो अपन लिख सकते हैं W34 इक्वल्स टू P3 V3 log V4 बाय V3, P3 V3 log V4 बाय V3, 3 और 4 के लिए। ये किसका फॉर्मूला है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं किसका फॉर्मूला है ये? वर्क का। इसको अपन लिख सकते हैं MRT2 log V4 बाय V3, V4 बाय V3। और इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये है। अगेन इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आप लिखेंगे Q34 इक्वल्स टू W34 प्लस डेल्टा U। ये लिख सकते हैं W34 प्लस MCV डेल्टा T। अगेन क्योंकि ये 3-4 के लिए यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है 3-4 के लिए, तो ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसलिए Q34 इक्वल्स टू W34। Q34 और W34 बराबर है, जो कि ये वैल्यू है, जो ये इक्वेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि जो Q12 है प्लस Q12 प्लस Q34 इक्वल्स टू नेटवर्क, क्योंकि दो ही हीट ट्रांसफर हो रहे हैं। आपको पता है कि जो एफिशिएंसी अभी हमने देखी, दैट इज दिस, ये क्या है आपकी? एफिशिएंसी इक्वल्स टू W नेट बाय हीट सप्लाइड। W नेट अपन लिख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे Q12 प्लस Q34 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड क्या है? Q12। ये आपकी हीट सप्लाइड है Q12। तो अपने पास में दिस इज माई फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। तो यहाँ पर अपन Q12 और Q12 की वैल्यू ये लिख लेंगे। Q34 और W34 बराबर है, जो कि ये वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यूज को अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा MRT1 log V2 बाय V1। इसी तरीके से आपका Q34 हो जाएगा MRT2 log V4 बाय V3 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड कितना हो गया? दैट इज MRT1 log V2 बाय V1, log V2 बाय V1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसमें MR जो है आपका कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा T1 log V2 बाय V1 प्लस T2 log V4 बाय V3 डिवाइडेड बाय MR, क्योंकि कैंसिल हो गया है इसलिए हो जाएगा T1 log V2 बाय V1। और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं T1 log V2 बाय V1 माइनस, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, ऊपर नीचे कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये हो जाएगा T2 log V3 बाय V4 डिवाइडेड बाय T1 log V2 बाय V1। तो अभी अपने पास में एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है, जिसको हमको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पर देखिए, फॉर एनी एडियाबेटिक प्रोसेस, 5वें पॉइंट में देखें, फॉर एनी एडियाबेटिक प्रोसेस PV की पावर गामा इज अ कांस्टेंट, और साथ ही साथ में PV इक्वल्स टू MRT होता है। तो P की जगह पर लिख सकते हैं MRT बाय V, और इस P की वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट कर दे, तो अपन लिख सकते हैं MRT बाय V इंटू V की पावर गामा। P की जगह पर MRT बाय V लिख दिया है, दिस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। MR भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो अपन लिख सकते हैं T V की पावर गामा -1, ये गामा है, इज, क्योंकि MR यहाँ चला जाएगा, वो भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है, R गैस की गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैं लिख सकते हैं TV बार गामा इज अ कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट। तो ये अपन ये किसके लिए लागू हो रहा है? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो
तो एडियाबेटिक प्रोसेस कौन कौन सी हैं? 2 से लेकर 3 और 4 से लेकर 1, इन दोनों पे अपन ये इक्वेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं T1 V2 गामा -1, 2 से लेकर 3, स्टेट 2 इज P2 V2 T1, स्टेट 3 इज P3 V3 T2। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर अपन पुट करेंगे तो T1 इंटू V2 की पावर गामा -1, दिस इज इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा -1। तो यहां से अपन लिख सकते हैं T1 बाय T2 इक्वल्स टू V3 बाय V2 की पावर गामा -1। इसको लिखते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली दूसरी एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें अपन लिख सकते हैं वो किस पे लागू होगी? 4 स्टेट पे और 1 स्टेट पे। तो 4 स्टेट और 1 जो एडियाबेटिक है 4 से लेकर 1, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 7 पॉइंट में T2 V4 गामा -1, दिस इज इक्वल टू T1 V1 गामा -1। तो यहाँ से आ जाएगा T1 बाय T2 इक्वल्स टू V4 बाय V1 की पावर गामा -1, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हम क्या लिख सकते हैं? T1 बाय T2 दोनों का इक्वेट कर दें तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर V3 बाय V2 इक्वल्स टू V4 बाय V1। यहाँ से अपन इन दो इक्वेशन से अपन यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं। अब ये वाला पैरामीटर अपन एफिशिएंसी के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए V2 बाय V1, इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा V2 बाय V1, V2 को इधर ले लिया इक्वल्स टू V3 बाय V4। तो यहाँ पर V2 बाय V1 और V3 बाय V4 दोनों बराबर हैं। V2 बाय V1 इक्वल्स टू V3 बाय V4 जो भी अपन ने यहाँ पर डिराइव किया। तो यहाँ पर ये कॉमन निकाल के अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? T1 माइनस T2 बाय T1, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो दिस इज द एफिशिएंसी, सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। और ये जो एफिशिएंसी दैट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी विद इन द 2 टेम्परेचर लिमिट्स। यदि आपके पास में 2 टेम्परेचर लिमिट दे दी हैं तो उसमें कोई भी साइकिल यदि आप चलाएंगे तो कार्नोट साइकिल विल गिव द मैक्सिमम एफिशिएंसी, दिस विल गिव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये एक यार्ड स्टिक है, ये एक यार्ड स्टिक है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती फॉर अ 2 गिवन टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर लिमिट्स। 2 टेम्परेचर लिमिट्स T1 और T2 दे दिए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी? कार्नोट साइकिल की। अब ये जो साइकिल है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसके कुछ रीजंस हैं। तो अपन इन रीजंस पे देख लें कि व्हाई द कार्नोट साइकिल इज इम्प्रैक्टिकल। पहली बात, ऑल द 4 प्रोसेसेस ऑफ द साइकिल मस्ट बी रिवर्सिबल। ये जो साइकिल इसकी जो चारों प्रोसेस हैं वो हैं रिवर्सिबल, जिसके लिए अपने पास में जो आपका फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में पिस्टन और सिलेंडर की वॉल्स के बीच में भी मैकेनिकल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और ये कंडीशन अपनी पॉसिबल नहीं है। पहला तो ये रीज़न है। दूसरा, जब हम आइसोथर्मल ऑपरेशन करते हैं, आइसोथर्मल जब हमारी प्रोसेस होती है तो पिस्टन का मूवमेंट शुड बी वेरी स्लो, और जब हम एडियाबेटिक यूज़ करते हैं प्रोसेस उस टाइम पे उसका पिस्टन का मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास में जब 1 से लेकर 2 जा रहा है तो यहाँ पर आपका जो स्पीड ऑफ द पिस्टन का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो होना चाहिए, और 2 से लेकर 3 बहुत फास्ट होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई आप एक विद इन द स्ट्रोक, एक जब आपका पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है तो आप ये नहीं कर सकते कि आपका, तो आप ये नहीं कर सकते कि जो पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है कुछ समय के लिए यहाँ पर आपका स्लो चले और 2 से लेकर 3 एकदम से फास्ट चले, और यहाँ पर भी जब ये कंप्रेशन होगा तो अगेन यहाँ पर पिस्टन का मूवमेंट स्लो हो और फिर एकदम से फास्ट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा, द डिफरेंस इन द स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक लाइंस
The difference in the slopes of isothermal and adiabatic lines is insignificant, which results in significant extensions of the plot on both horizontal and vertical direction. तो यहाँ पर ये जो इसके स्लोप्स हैं इस टाइप के होते हैं कि ये जो है इंजन बहुत ज़्यादा बल्की और बड़ा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो इसके जो स्लोप्स हैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के इस तरह के हैं कि ये जो इंजन है वो बन जाता है बहुत बल्की और हैवी। आखिरी पॉइंट देखें, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग अल्टरनेटिवली द हीट रिजर्वायर्स एंड एडियाबेटिक कवर इनटू कांटेक्ट एंड देन रिमूव देम इन ऑर्डर टू कंप्लीट द साइकिल। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार यहाँ पर से कवर को चेंज करते जाएं, कभी डायथर्मिक कवर कर दें, कभी आप एडियाबेटिक कवर से उसको कवर कर दें, क्योंकि एडियाबेटिक के टाइम पे आपको हीट ट्रांसफर नहीं करना है, लेकिन डायथर्मिक के टाइम पे आपको हीट ट्रांसफर करना है। मतलब आइसोथर्मल के टाइम पे आपको हीट ट्रांसफर करना है, एडियाबेटिक के टाइम पे नहीं करना। तो बार बार आप इतनी जल्दी कवर आप चेंज नहीं कर सकते। देयरफॉर दिस साइकिल इज इम्प्रैक्टिकल। बट ये हमको बताता है कि कोई भी इंजन इस मैक्सिमम एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं जा सकता। ये एक यार्ड स्टिक बता देता है कि इससे ज़्यादा कोई भी इंजन एफिशिएंट नहीं हो सकता। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले। थैंक यू।